15 दिसंबर 2021 को हरियाणा के पानीपत शहर के रहने वाले विनोद बराड़ा को अंदाजा भी नहीं था कि सुबह का सूरज उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधकार लेकर आने वाला था। दोपहर 12 बजे सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा ये आदमी विनोद बराड़ा के घर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उस समय विनोद बराड़ा घर के एक रूम में लेटे हुए आराम कर रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक एक्सीडेंट की वजह से उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो ज्यादातर बिस्तर पर ही लेटे रहते थे। सीसीटीवी में दिख रहा ये आदमी मेन डोर खुला होने की वजह से आराम से घर के अंदर एंटर हो जाता है। किसी को भी उस आदमी के अंदर आने की खबर नहीं लगती है। विनोद बराड़ा की पत्नी निधि रसोई में खाना बना रही थी, उन्हें भी इसके अंदर आने की खबर नहीं लगती। मौका पाकर वो आदमी उस कमरे में घुस जाता है जहां विनोद बराड़ा लेटे हुए थे। वो दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और विनोद पर हमला कर देता है। विनोद की आवाज सुनकर किचन में खाना बना रही उनकी पत्नी घबराकर बाहर निकलती है। अपने पति पर हमला होते देखकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से खोल नहीं पाती है। नाकाम हो जाने पर वो तुरंत ही बाहर मदद के लिए शोर मचाने लगती है। शोर सुनकर पड़ोसी और घर वाले बिना देरी किए घर के अंदर आते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाजा अंदर से इस तरह बंद किया गया था कि लोगों की लाख कोशिश के बावजूद भी वो खुल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग बेबस विनोद की मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर अचानक उन लोगों की नजर विनोद के कमरे में लगी एक खिड़की पर पड़ी, जो कि उस समय इत्तेफाक से खुली हुई थी। खिड़की से झांककर लोग देखते हैं कि उस आदमी ने पहले तो विनोद को बेड से नीचे गिराया और फिर पिस्टल निकालकर एक गोली कमर में और दूसरी गोली उसके सिर में मार दी। उसके बाद वो तीसरी गोली पिस्टल में लोड करता है और गेट खोलकर तेजी से बाहर आने की कोशिश करता है। वो बंदूक दिखाकर भीड़ को डराना चाहता था, लेकिन पड़ोसियों ने बिना डरे उसे पकड़ लिया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने उसे खंबे से बांधकर खूब मारा पीटा। अक्सर ऐसे में अपराधी मार डाले जाने के डर से रहम की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन वो बोला, अब मुझे मार डालो, मेरा तो काम हो गया है। तो 2 गोली मार के जब उसने तीसरी गोली हमारे सामने लोड करी, हमने शीशे में देखा तो एकदम कुंडी खोल के बाहर निकला, तो हमने उसको। जहां लोगों ने इस मुजरिम को पुलिस के हवाले कर दिया, वहीं कुछ लोग विनोद को अधमरी हालत में अस्पताल लेकर जा चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से सिर पर गोली लगने की वजह से विनोद बराड़ा की मौत हो गई। अपनी ही आंखों के सामने अपने जवान बेटे का कत्ल होते देखना एक माता पिता के लिए इससे दर्दनाक और क्या हो सकता है। वहीं विनोद की पत्नी निधि को जब विनोद बराड़ा की मौत का पता चला तो वो बेसुध हो जाती है। एक हंसता खेलता परिवार चंद लम्हों में बिखर गया, लेकिन सवाल ये था कि इस कत्ल के पीछे कातिल का मकसद क्या था। आखिर उस आदमी ने विनोद बराड़ा को इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया था। इस केस का खुलासा होता है ऑस्ट्रेलिया से आए एक व्हाट्सएप मैसेज से। आखिर ऐसा क्या था उस व्हाट्सएप मैसेज में और वो किसने भेजा था। इस घटना के पीछे की असली कहानी जानने के लिए 2 महीने 10 दिन पीछे चलते हैं। 5 अक्टूबर 2021 को पानीपत के सुखदेव नगर में शाम का वक्त था और विनोद हमेशा की तरह अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे। लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने आकर विनोद को जोर से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि विनोद के बचने की उम्मीद काफी कम थी। कुदरत के करिश्मे की वजह से विनोद बाल बाल बच गए, हालांकि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद विनोद के चाचा की कंप्लेंट पर ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया था। उस ट्रक ड्राइवर का नाम था देव सुनार उर्फ दीपक। कोर्ट में देव सुनार ने बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो गई थी। हिट एंड रन केस होने की वजह से देव सुनार जेल से कुछ ही दिनों में बाहर आ जाता है। देव सुनार जेल से बाहर आने के बाद से ही केस को वापस लेने का दबाव बना रहा था। विनोद के मर्डर इन्वेस्टिगेशन में जो कातिल पुलिस ने पकड़ा था वो कोई और नहीं, देव सोनार ही था। देव सोनार ने पुलिस को बताया कि विनोद ने जब हिट एंड रन केस वापस लेने से मना कर दिया, तब उसने विनोद को मारने का प्लान बनाया। इसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत देव सोनार को विनोद बराड़ा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। आखिर कौन था इस घटनाक्रम का मास्टरमाइंड, आइए जानते हैं। विनोद बराड़ा का अपने स्वभाव के चलते समाज में उनका नाम था। उनका हमेशा उद्देश्य ये रहा कि आईटी से संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानकारी
हम अपने पानीपत वासियों तक पहुंचा सके। और हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। विनोद की शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। वो अपनी पत्नी निधि के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बिजनेस में भी विनोद का मुनाफा हो रहा था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। विनोद भराड़ा अपने बिजनेस में ही नहीं बल्कि सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव थे। चाहे अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन देना हो या पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करना हो या फिर मुश्किल समय में लोगों की मदद करना हो, परिवार में भी हर शख्स मजबूत रिश्तों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ना परिवार में कोई विवाद था और ना ही कोई रंजिश। आज के दौर में भराड़ा फैमिली एक आदर्श फैमिली थी जिसकी हम लोग उम्मीद करते हैं। साल 2024, विनोद के मर्डर के 2 साल बाद पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। यही वो मैसेज था जो इस केस को सॉल्व करने में एक अहम कड़ी बनता है, क्योंकि ये मैसेज विनोद बराड़ा के भाई प्रमोद बराड़ा ने भेजा था, जिसमें उन्होंने विनोद बराड़ा की हत्या के पीछे परिवार के किसी शख्स का हाथ होने का शक जाहिर किया था और केस को री इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट की थी। पहले भी प्रमोद बराड़ा ने पुलिस को अप्रोच किया था, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात को अहमियत नहीं दी। जब अजीत सिंह शेखावत पानीपत में एसपी बनकर आए तो प्रमोद के मन में अपने भाई को इंसाफ दिलाने की उम्मीद जगी, क्योंकि अजीत सिंह शेखावत की इमेज एक ईमानदार, निडर और हाईली इंटेलिजेंट सुपर कॉप की है। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने फौरन इस केस से जुड़ी सारी फाइल मंगवाई और पूरे केस को बारीकी से समझना शुरू किया, जिसमें उन्हें एक ऐसा एंगल नजर आया जो उनके दिमाग में खटकने लगा था। हमारे देश में वैसे भी हिट एंड रन केस में बहुत बड़ी सजा का प्रावधान नहीं है। ऐसे में ड्राइवर देव सुनार मामूली सजा काटकर निकल जाता, इसके लिए उसने मर्डर जैसे गुनाह क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि देव की हाथ से चली बंदूक का ट्रिगर किसी और के हाथ में था? आईपीएस शेखावत ने एक टीम बनाकर इस केस को सीक्रेटली सॉल्व करने को कहा, ताकि इस केस के अपराधी को इसके बारे में भनक न लग पाए। इस केस को सॉल्व करने के लिए अपराधी के कुछ इंपॉर्टेंट एंगल पर नजर डालना जरूरी था, जैसे कि देव सोनार की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की गई, जिसमें कुछ दिलचस्प पॉइंट सामने निकल कर आए। पहला, जिस ट्रक से विनोद भराड़ा का एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रक एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था। दूसरा, देव सोनार की कॉल डिटेल्स और बैंक ट्रांजैक्शन में एक ही नाम बार बार आ रहा था और वो नाम सुमित का था। देव सोनार की कॉल डिटेल से एक बात सामने आई कि एक्सीडेंट और कत्ल के बीच देव सोनार और सुमित के बीच काफी बातें होती थी। जब पुलिस ने सुमित के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि सुमित एक जिम ट्रेनर है और उसकी सप्लीमेंट की शॉप भी है। हैरानी की बात यह थी कि सुमित ही वो शख्स था जिसने देव सोनार की बेल कराई थी। पुलिस का ये जानना अब जरूरी था कि सुमित का विनोद भराड़ा के कत्ल से क्या कनेक्शन था। दरअसल नए सिरे से की गई जांच से इस केस की नई परतें खुलनी शुरू हो गईं, जो पिछले कई सालों से दबी पड़ी थी। सुमित की पर्सनल डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट और कॉल रिकॉर्ड से एक ऐसा राज खुलने वाला था जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सुमित की कॉल डिटेल से एक ऐसा नाम निकल कर आया जिससे उसकी रोज घंटों बात हुआ करती थी, और वही नाम उसके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से भी मिला जिससे सुमित के खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वो नाम था विनोद भराड़ा की पत्नी निधि भराड़ा का। देव सोनार, सुमित और निधि तीनों के तार विनोद के मर्डर से जुड़े हुए थे। सुमित और निधि से पूछताछ करने के लिए जब पुलिस के पास काफी सबूत थे, इसलिए पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और फिर उनसे कड़ाई से पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में तो दोनों साफ मुकर गए, लेकिन फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो इस केस को सॉल्व करने में अहम कड़ी साबित होती है, और जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाई थी। दरअसल वो वीडियो पूरी नहीं थी, लेकिन अब हम आपको पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। 15 दिसंबर 2021 के इस सीसीटीवी फुटेज में देव सोनार जब विनोद भराड़ा के घर आया था तो उस समय निधि किचन में खाना बना रही थी, लेकिन उसे देव सोनार के आने की खबर पहले से ही थी, इसलिए उसने मेन गेट को अंदर से लॉक नहीं किया था। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जब देव सोनार अंदर आता है तो वो निधि को हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। फिर वो दोनों इशारों में एक दूसरे से बातें करते हैं। निधि खुद ही इशारा करके देव सोनार को उस रूम में जाने को कहती है।
जहां पर विनोद आराम कर रहे थे। और जैसे ही देव सोनार कमरे में एंटर करता है तो उधर निधि का ड्रामा शुरू हो जाता है और वो चीखते हुए मदद के लिए बाहर भागती है। अगर आप भी गौर से देखेंगे तो निधि ने दरवाजा खोलने की ज्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि ये सारी प्लानिंग तो उसी के द्वारा की गई थी। इस सीसीटीवी फुटेज के खुलासे ने 2.5 साल पुराने इस केस में एक नई जान डाल दी। एक सवाल जो सबके मन में आ रहा होगा कि 2.5 साल पुराने इस सीसीटीवी फुटेज को तब क्यों नहीं देखा गया। इसका सीधा सा जवाब है उस समय हुई पुलिस टीम की लापरवाही और आधी अधूरी जांच। पुलिस की टीम ने इस केस की तह तक जाने की कोशिश ही नहीं की थी। उस समय पुलिस ने यह मान लिया था कि यह एक एक्सीडेंट को लेकर किया गया बदला है। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निधि के सामने रखी तो निधि ने बातें इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती दिखाने पर निधि ने पूरी कहानी पुलिस के सामने सुनानी शुरू कर दी। दरअसल विनोद और निधि के बीच रिश्ते हमेशा से अच्छे थे, बल्कि उन दोनों का प्यार पूरे परिवार में एक मिसाल था। उन दोनों के बीच ना तो किसी ने अनबन होते देखी थी और ना ही कोई झगड़ा। यहाँ तक कि विनोद के निधि के परिवार वालों से भी बहुत अच्छे संबंध थे। चाहे फैमिली टाइम हो, कोई फेस्टिवल हो, चाहे पूजा पाठ हो या फिर बिजनेस, निधि हर चीज में हर समय में विनोद का साथ देती थी। निधि विनोद की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती थी। ओ तेरे यार नू दबन नू फिरदे सी पर दबदा क्या निधि ना सिर्फ एक अच्छी हाउसवाइफ थी बल्कि एक अच्छी बहू भी थी, इसलिए परिवार का हर एक सदस्य उसे बेहद प्यार और सम्मान देता था। निधि की शादीशुदा जिंदगी में वो सब कुछ था जिसकी हर लड़की सपना देखती है। ऐसे में सवाल ये उठता है, जब निधि की शादीशुदा जिंदगी में वो सब कुछ ठीक चल रहा था तब ऐसा क्या हुआ जो निधि ने अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। दरअसल साल 2021 में निधि ने फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया। उस समय उसके इस फैसले का विनोद ने भी सपोर्ट किया था। जिम में निधि की मुलाकात सुमित से हुई। सुमित वहां पर पर्सनल ट्रेनर था और वो निधि को भी पर्सनल ट्रेनिंग देने लगा था। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। हालांकि सुमित को निधि के शादीशुदा होने की बात पता थी, लेकिन उसकी नजर विनोद बराड़ा के पैसों पर भी थी। इश्क जब भी हो, जिस उम्र में हो, लेकिन जब हो जाता है तो उसे छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई उसे छुपाना चाहे तो ऐसी गलती हो जाती है जिससे ना चाहते हुए भी सब कुछ सामने आ जाता है, और वही निधि के साथ होता है। का बर्थडे, तो दिस इज द हैप्पी एंडिंग ऑफ द बर्थडे। ड्यूक 390 उसका बर्थडे गिफ्ट, बट उसके लिए सरप्राइज है। मम्मी ने बोला था माइक लेके दो। चलो मम्मी को बचा हुआ प्यार मम्मी को। निधि अब जिम के अलावा घर पर भी सुमित से घंटों बात किया करती थी, और जब विनोद के घर आने का वक्त होता था तो वो सुमित की कॉल की जगह पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती थी। एक बार विनोद ने निधि के फोन में ये बात नोटिस की, जिससे उसके मन में शक पैदा हुआ, क्योंकि कोई भी इंसान रोज अपनी कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। शक तो विनोद को हो ही चुका था, लेकिन तभी एक दिन फेसबुक मैसेंजर पर विनोद ने निधि और सुमित के बीच रोमांटिक चैट पढ़ ली। विनोद ने वैसा ही रिएक्शन दिया जैसा एक नॉर्मल हस्बैंड देता। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। साथ ही विनोद ने सुमित को निधि से दूर रहने की धमकी भी दी थी। हालांकि ये बातें सिर्फ निधि और विनोद के बीच ही रही थी, यानी परिवार में किसी को भी इस बारे में खबर नहीं हुई थी। शायद विनोद अपने बच्चों की वजह से निधि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहते थे, लेकिन निधि ने विनोद और सुमित में से अपने प्रेमी सुमित को ही चुना, क्योंकि विनोद अब उसके प्यार का वो रोड़ा बन चुका था जिसे वो हर कीमत पर हटा देना चाहती थी। विनोद के मरने से उसे इंश्योरेंस क्लेम से अच्छा खासा पैसा भी मिलता। सितंबर 2021 में सुमित और निधि ने देव सोनार नाम के शख्स को विनोद की सुपारी दी। इनका प्लान विनोद की मौत को एक्सीडेंट के रूप में दिखाने का था, ताकि लोगों को ये हिट एंड रन का मामला लगे। इसके लिए निधि ने देव सोनार को 10 लाख रुपए भी दिए थे। साथ ही उसके परिवार और इस केस में खर्च होने वाले पूरे पैसे को उठाने का वादा किया था। निधि ने ही देव सोनार को वो ट्रक खरीद कर दिया था। उसकी EMI हर महीने निधि ही भर रही थी। और फिर 5 अक्टूबर 2021 को प्लान के अनुसार देव सोनार ने विनोद को ट्रक से टक्कर मार दी, लेकिन किस्मत से उस दिन विनोद जिंदा बच गए थे
और वो निधि ही थी जिसने देव सुनार को विनोद की डेली लोकेशन और पूरे दिन की दिनचर्या की सारी जानकारी दे रखी थी। हिट एंड रन केस के बाद देव सुनार को अरेस्ट भी कर लिया गया और बाद में वो बेल पे बाहर भी आ गया, लेकिन विनोद भराड़ा अभी भी जिंदा था। इसलिए एक बार फिर से प्लान बनाया गया। 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार विनोद से समझौते की बात करने घर आएगा और वो बाद में विनोद की हत्या कर देगा। उनका ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था और इस तरह से निधि ने अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। हैप्पी दिलवाली, सबको हैप्पी दिलवाली। आपको भी हैप्पी दिलवाली जाना। ठीक है पापा। विनोद के परिवार वालों ने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बीच में रहने वाली निधि ही वो अजगर थी जो अपने ही पति को निगल गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद भराड़ा के भाई प्रमोद भराड़ा को निधि पर शक कैसे हुआ। दरअसल विनोद के कत्ल के बाद निधि ने ये कहकर घर छोड़ दिया था कि ये घर उसे हर पल विनोद की याद दिलाता है। हालांकि नई जगह वो सिर्फ इसलिए शिफ्ट होना चाहती थी ताकि वो बिना रोक टोक सुमित से मिल सके, क्योंकि अगर नई जगह होगी तो ना तो कोई उसकी जान पहचान का होगा और ना ही किसी को उस पर शक होगा। विनोद के मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा भी निधि के हाथ में आ गया था। साथ ही उसने धीरे धीरे अपने ससुर के बैंक अकाउंट को भी खाली करना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद निधि ने अपने बेटे और ससुर को विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। निधि अपनी जिंदगी को सुमित के साथ आजादी से जी रही थी, लेकिन ये आजादी उसने अपना चरित्र बेचकर खरीदी थी। अपने पति विनोद की मौत के कुछ दिनों बाद ही निधि अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मनाली भी घूमने गई थी। ये सारी बातें खुफिया तरीके से प्रमोद भराड़ा को भी पता चल रही थी। हालांकि प्रमोद भराड़ा को निधि के चाल चलन पर पहले से ही शक था, लेकिन ये शक यकीन में तब बदला जब मार्च 2024 को कोर्ट में विनोद भराड़ा के कातिल को निधि ने पहचानने से इनकार कर दिया। आईपीएस ऑफिसर अजीत सिंह शेखावत को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज की वजह से और एसपी शेखावत की ईमानदार छवि के कारण इस केस को सॉल्व करने में बड़ी मदद मिली। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने न सिर्फ इस केस के असली मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस टीम के द्वारा की गई लापरवाही की वजह से उनके ऊपर एक जांच टीम भी बिठाई गई। निधि के मुस्कुराते हुए इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसी नागिन थी जिसने न सिर्फ अपने पुराने रिश्तों को कलंकित कर दिया था, बल्कि उसने ही अपने बच्चों के सिर से पिता का साया भी छीन लिया था। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।